गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको एक्सरसाइज 1.1 में प्रश्न संख्या 4 और 5 को छोड़ दिए थे, उसको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। फिर पुनः इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज 1.2 का प्रत्येक प्रश्नों को हम वीडियो के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाएंगे। इसकी बेनिफिट एग्जाम की तैयारी के लिए या रिवीजन के लिए या किसी भी प्रकार का प्रश्न को जब बनाने के लिए आप रखते हैं तो आपकी बताने वाले जब कोई ना होंगे तो हमारे चैनल को सर्च खोलकर वो प्रश्न संख्या को सर्च करके बच्चों आप रिवीजन कर सकते हैं, आप अपनी कंफ्यूज को बच्चों दूर कर सकते हैं। तो इस प्रश्न संख्या 4 को हमने छोड़ दिया था, तो इसको फिर पुनः बच्चों हम बता रहे हैं। कह रहा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। किसी पूर्णांक m के लिए ये बच्चों ये होता है, इस चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तब यहां पर कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर बच्चों क्या होता है? a = bq + r, a = bq + r, यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो उसमें a हमारी मालूम नहीं है, तो मान लेंगे कि माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, तो मान लिया होगा धनात्मक पूर्णांक जो है बच्चों हमारा a है, तो उसका वर्ग है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बराबर ये 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, जहां m जो है बच्चों एक हमारी पूर्णांक संख्या है। तो इसके लिए बच्चों क्या है, यहां पर हमारा दिया है, उसको पहले शुरू दिया है। अब आपको कोई भी धनात्मक पूर्णांक का मान लिया, माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या a है और m जो है किसी पूर्णांक संख्या है, जहां m एक पूर्णांक संख्या है। फिर बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध करना क्या है, तो सिद्ध करने में बच्चों कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, बच्चों धनात्मक पूर्णांक हमारा a है, तो बच्चों a का वर्ग बच्चों हमारा a स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर जो होता है वह 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। इस चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए कहा है। प्रमाण जैसे में बच्चों क्या है, प्रमाण में यानी कहने का मतलब इसका क्या होगा कि a स्क्वायर 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो बच्चों a बराबर, जहां a एक हमारा धनात्मक पूर्णांक है, तो जैसे बच्चों 1 का वर्ग करेंगे तो हमारा 1 होता है, 2 का वर्ग करेंगे तो बच्चों 4 होता है, 3 का वर्ग करते हैं तो बच्चों हमारा 9 होता है, 4 का वर्ग करते हैं तो 16 होता है। तो देखिए ये जो हमारा 16 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 3 × 5 + 1, 5 दिया 15 + 1, बच्चों क्या हो गया 16। 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 + 0, बच्चों से इस पर क्या हो गया 0, कहने का मतलब 3 आ गया। 4 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 3 × 1 + 1। फिर बच्चों हम लोग 1 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 0 + 1, लिख सकते हैं कि नहीं, 3 × 0 + 1 और 3 × तो ये किसी भी संख्या का जो वर्ग जो है ना, वो बच्चों इस रूप में आपको डिपेंड करता है, इस रूप में रहता है। इसी चीज को बच्चों यहां पर कह रहा है। तो यहां पर हमारी जो है इसी चीज को दिखाना है, इसी चीज को सिद्ध करके दिखाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। तो बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारा क्या होता है, a बराबर हमारा होता है bq + r, a बराबर बच्चों हमारा होता है bq + r, जहां a बराबर bq + r है बच्चों। तब इसे बनाने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं कि अब यहां पर m का गुणांक बच्चों कितना है 3, यहां पर भी m का गुणांक बच्चों कितना है 3, तो यहां पर हम लोग क्या मान कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जहां a बराबर bq + r, तो बच्चों हमारा a बराबर bq + r है, तो यहां पर जो बच्चों वैल्यू आएंगे क्या होंगे कि 0 के बराबर होगा r या 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो b से बच्चों हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। भाजक से जो होता है ना बच्चों, हमेशा शेषफल जो होते हैं वो छोटा होते हैं। तो यहां पर हम लोग ने मान लिया b a, ये आपको q का गुणांक यहां पर भी है, लेकिन बच्चों m का गुणांक यहां पर कितना है 3 है। तो मान लेते हैं कि माना कि b बराबर बच्चों 3, तब b बराबर जब 3 हो गया तो इसका मतलब है कि 0 = r = कितना
3, यानी r का जो मान होगा या तो 0 के बराबर होगा या तो बच्चों 3 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी r बराबर 0 या 1 या बच्चों कितना 2। r का वैल्यू 0 होगा या तो 1 होगा या तो बच्चों कितना होगा 2 होगा। अब यही वैल्यू को बच्चों इसमें हम लोग रख कर जो है ना क्रिया करेंगे। तो क्या है बच्चों, तो यहां पर हमारा चूंकि a बराबर जो बच्चों हमारा BQ प्लस R होता है, तब यहां पर क्या करेंगे a, यदि R बराबर 0 तो बच्चों a बराबर b के जगह पर b का मान बच्चों कितना है 3 गुने q प्लस R का वैल्यू कितना 0, तो a बराबर 3q। अब यहां पर बच्चों क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो यहां पर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। a का स्क्वायर किया तो a स्क्वायर और 3q का होल स्क्वायर, तो बच्चों a स्क्वायर बराबर 3 दिया 9q स्क्वायर, तो बच्चों इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3q स्क्वायर, 3 गुने 3q स्क्वायर। अब बच्चों a स्क्वायर बराबर जो हमारा आ जाएगा 3 और ये 3q स्क्वायर की जगह पर बच्चों हम लोग m लिख लेते हैं, जहां m बराबर बच्चों क्या है 3, जहां 3q स्क्वायर बराबर बच्चों क्या है m, यानी जहां भी 3q स्क्वायर आया ना वहां पर बच्चों हम लोग ने क्या रख दिया m रख दिया। तो देखिए a स्क्वायर बराबर बच्चों हमारा 3m आ गया कि नहीं। तो जस्ट उसी प्रकार से अगर r बराबर बच्चों कितना रखते हैं a, कि यदि बच्चों किससे हो गया 0 से, यदि r बराबर बच्चों a तो a बराबर हमारा bq प्लस r आ गया। तो बच्चों a b के जगह पर 3, b का वैल्यू बच्चों कितना है 3, तो 3q प्लस r के जगह पर बच्चों a, अब इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि स्क्वायर करना है, तो a स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो बच्चों a स्क्वायर 3 दिया 9q स्क्वायर 9q स्क्वायर 1 का 1 पावर से लेकर टोटल को गुना कर दिया 6q। अब फिर बच्चों फिर पुनः a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 हो गया बच्चों। अब इसके लिए क्या करते हैं a स्क्वायर बराबर 3 दोनों में कॉमन ले लिया, यहां पर आ गया 3 दिया 9 3 दिया 9 और 3 दूनी 6 2q, यानी 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब यहां पर बच्चों क्या हो गया a स्क्वायर बराबर 3, अब इतना के जगह पर बच्चों हम लोग ने क्या मान लिया m मान लिया, तो इतना के जगह पर m हो गया प्लस 1, जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर बच्चों क्या चाहिए m। तो यहां पर देखिए a स्क्वायर बराबर भी हमारा 3m प्लस क्या आ गया 1 आ गया। तो फिर बच्चों फिर पुनः इसी प्रकार से फिर बच्चों अब हम लोग चलते हैं, तो फिर पुनः इसी प्रकार से हम लोग जो है फिर आपको यदि r बराबर बच्चों कितना 2, तो 2 रखकर बच्चों फिर हम लोग क्रिया करेंगे 2 रखकर क्रिया करेंगे, इतना में क्रिया कर देते हैं। यदि r बराबर बच्चों कितना 2, तो फिर पुनः a बराबर bq प्लस r, तो a b के जगह पर 3q r के जगह पर 2, a बराबर 3q प्लस 2, फिर बच्चों अब वर्ग कर दिया a स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 3 दिया 9q स्क्वायर 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 6 दूनी 12q, तो बच्चों a स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। तो अब यहां पर बच्चों क्या करते हैं कि यहां पर कॉमन लेने की बारी आया, तो ये 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 1, तो बच्चों 9a स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 आ गया। फिर बच्चों अब क्या करते हैं कि यहां पर हमारा जो है a स्क्वायर बराबर 3 सभी भी शामिल है, तो 3 बच्चों कॉमन ले लिया, तो यहां पर आ गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, तो बच्चों a स्क्वायर अब 3 अब इतना बराबर बच्चों हम लोग ने क्या मान लिया m, तो यहां पर रखा गया m 3m प्लस 1। तो फिर बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि जितनी भी हमारी जो संख्या आया वो a स्क्वायर बराबर या तो 3m के रूप में आया या तो हमारा बच्चों किस रूप में आया a स्क्वायर बराबर 3m के रूप में आया, या तो बच्चों a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 के रूप में आया, या तो बच्चों a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 के रूप में आया। तो इसलिए a स्क्वायर बराबर जो हमारा वैल्यू आया इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको बच्चों हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको बच्चों समीकरण हम लोग 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 2 और 3 से a स्क्वायर बराबर 3m या 3m प्लस 1 था, यही बच्चों हमारे। तो हमारा कहीं पर भी इस प्रकार के किसी भी प्रकार के प्रश्न में जब हमारा दिया हुआ है और उसे ये सिद्ध करने के लिए कहता है कि ये सिद्ध करके बताएं कि ये किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है वह जो है या तो वो 3m के रूप का होता है या तो 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अगर 3 से हम लोगों ने भाग दिया तो या तो वो पूरा पूरा बच्चे कट जाएगा, या तो भाग देने पर शेषफल बच्चे 1 आया तो समझो कि वो आपको परिपूर्ण वर्ग हो सकता है।
कोई जरूरी नहीं कि होवे करेगा, लेकिन हो सकता है। लेकिन जब हम लोग ने भाग दिया 3 से और शेषफल अगर 2 आ गया तो वो 100% है कि जब शेषफल 2 आ गया तो वो कभी भी परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। लेकिन अगर शेषफल 1 आ गया या पूरा पूरा विभाज्य हो गया तो वो हो सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है तो वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो बच्चों इसका कहने का तात्पर्य यही हुआ। फिर कह रहा है इक्वलिट विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर। इक्वलिट विभाजन प्रमेय का बच्चों है क्या? a = bq+r का प्रयोग कर दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो धनात्मक पूर्णांक बच्चों मालूम नहीं है तो इसको हम लोग ने क्या मान लिया ए, और घन कह रहा है तो घन कहने का मतलब बच्चों पावर कितना होता है? 3 होता है। तो अब इसके लिए बच्चों अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं माना कि धनात्मक पूर्णांक बच्चों हमारा क्या है? ए। मान लिया कि हमारा धनात्मक पूर्णांक जो है वह बच्चों हमारा क्या है? ए। धनात्मक पूर्णांक बच्चों क्या है? ए। अब यहां पर जो m का जो गुणांक है वह m का गुणांक सब बच्चों कितना है? 9 है। यानी इसको हम लोग मान लेते हैं कौन सी? b हम लोग मान लेते हैं। जो m का गुणांक होता है ना उसे बच्चों हम लोग b मान लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक बच्चों a हो गया और b बराबर बच्चों हमारा तथा है और b बराबर 9। माना कि धनात्मक पूर्णांक a और b बराबर 9 है। ये बच्चों हम लोग ने मान लिया। अब फिर बच्चों इसके बाद क्या करता है? कहता है सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध करना है क्या चीज? तो aq बराबर जो होगा वह 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये बच्चों बात है। तो अब यहां पर हम लोग प्रमाण में क्या चलेंगे बच्चों? प्रमाण में क्या देखते हैं? इक्वलिट विभाजन प्रमेय का। इक्वलिट विभाजन प्रमेय का से तो इक्वलिट विभाजन प्रमेय का क्या बताता है? a बराबर bq+r जहां 0r का जो मान है वह 0 होगा या 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। r का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से बच्चों क्या होगा? छोटा होगा। b कहने का मतलब बच्चों क्या होता है? भाजक से r छोटा होगा लेकिन 0 के बराबर होगा या 0 से बच्चों हमारा क्या होंगे? बड़ा होंगे। कौन? ये a बराबर bq+r बच्चों। तो इक्वलिट विभाजन प्रमेय से ये बता रहा है। अब क्या करते हैं बच्चों? अब हम लोग अब b बराबर हमारा बच्चों कितना है? 9 है। b बराबर हमारा बच्चों कितना है? 9 है। तो जब b बराबर बच्चों 9 है, तो जब चूंकि b बराबर हमारा 9 है तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा? जब b बराबर 9 होगा तो 0 = r = कितना? 9। यानी r का जो मान होगा या तो 0 होगा, r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 से लेकर बच्चों कहां तक होंगे? 8 तक होंगे। कब? जब b बराबर हमारा 9 होगा। और b बराबर 9 ही बच्चों क्यों माना? क्योंकि m का गुणांक बच्चों हमारा क्या है? 9 है। अगर m का गुणांक बच्चों 7 होता तो b बराबर हम लोग 7 मानते। m का गुणांक बच्चों 3 होता तो b बराबर हम लोग 3 मानते। यही बच्चों ध्यान देना है। यही हमारा इक्वलिट विभाजन प्रमेय का कहता है। अब क्या करना है बच्चों? जब r बराबर 0 तो बच्चों a बराबर हमारा bq+r है। तो a बराबर बच्चों हमारा b के जगह पर 9 गुने q, r की जगह पर 0। तो a बराबर 9q आ गया बच्चों। अब इसका क्या कहता है? घन। तो इसका घन करो, a का होल q 9q का होल q। अब यहां पर aq तब बच्चों क्या हो जाएगा? 9 गुने q। तब बच्चों aq बराबर 9 गुने 9 81q। तब बच्चों अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? अब इसके लिए बच्चों अब हम लोग करेंगे कि यहां पर जो हमारी जो वैल्यू आया aq बराबर 9 और 81q पर पावर 3 जो है ना बच्चों, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? m। जहां 81q बराबर वैल्यू बच्चों कितना? m ले लिया हम लोग। अब यहां पर भी बच्चों हमारा वैल्यू आ गया, aq बराबर क्या आ गया? 9m आ गया। तो इसी प्रकार से यदि आपको इसको समीकरण बच्चों हम लोग ने 1 मान लिया, फिर यदि r बराबर बच्चों कितना? ये तो r बराबर 0 से आ गया। फिर बच्चों r बराबर हम लोग 1 से चलते हैं। तो जब r बराबर बच्चों जब हमारा 1 होगा ना तो a बराबर हमारा bq+r। तब बच्चों a बराबर b के जगह पर 9 गुने q, r की जगह पर
a बराबर 9q प्लस a, तब बच्चों a का होल क्यूब 9q प्लस 1 का होल क्यूब। अब बच्चों फिर क्या करते हैं, अब यहां पर इसे बनाने के लिए अब यहां पर a का क्यूब किया तो बच्चों a क्यूब, और इसे a प्लस b के होल क्यूब के सूत्र होते हैं 9q का होल स्क्वायर और 1 का होल क्यूब होल, यानी इसका तरीका क्या है, a प्लस b का होल क्यूब का क्रिया करने का, कोष्टक के अंदर जो वैल्यू है वो सब का बच्चों क्यूब कर दीजिए, 9q का होल क्यूब और 1 का होल क्यूब और प्लस 3 गुना 9q गुना 1, 3 गुना 9q गुना 1, इसको 2 बार बच्चों वो बहु लिख देना है, एक बार q पर स्क्वायर दे देना है और एक बार बच्चों 1 पर स्क्वायर दे देना है, यही हमारी वैल्यू है। तब यहां पर 1 क्यूब 9 नमा 81, 81 नमा 729 क्यूब, एक का क्यूब था 1, 9 नमा 81, 243 क्यूब स्क्वायर, नोतिया 27 क्यूब बच्चों आ गया। अब यहां पर एक क्यूब बराबर, अब यहां पर बच्चों क्या लिखना है 729 क्यूब 243 क्यूब स्क्वायर, फिर बच्चों यहां पर 27 क्यूब है और यहां पर प्लस 1 अलग है तो प्लस 1 बच्चों लिख दिया। अब इसको क्या करना है, ये देखना है ये सभी में उभयनिष्ठ कितना है, ये सभी में शामिल कितना है। अब इस रूप में देखेंगे 9 के रूप में है, 9 सब में कॉमन है तो 9 कट रहा है सभी से, 7 2 9 18, 4 7 2 9 है तो 9 से ज्यादा है, 9 से ज्यादा वो है, लेकिन बच्चों हम लोग 9 ही कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें 9a प्लस 1 के रूप में लाना है या 9a प्लस 8 के रूप में लाना है या 9m के रूप में लाना है, ये तीनों में से कोई ना कोई एक रूप में बच्चों आ जाए, हमारा मेन लक्ष्य में टारगेट यही है। तो बच्चों अब 9 सभी में है, 9 कॉमन लिया, तब बच्चों जब 9 कॉमन लिया तो यहां पर आ गया 81 की, यहां पर बच्चों हम लोगों ने 9 कॉमन लिया तो जब यहां पर कॉमन लेंगे तब 9 दूनी 18, 6 9 7 63 की वस्वा, यहां पर बच्चों 9 कॉमन लिया तो 9 तिया 27 प्लस 1। अब बच्चों क्या करते हैं, a क्यूब बराबर 9 और कितना बराबर बच्चों हम लोग ने क्या मान लिया m, तो यहां पर हो गया m प्लस 1, जहां 81 क्यूब 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बराबर बच्चों क्या है m है, तो यहां पर हमारा a क्यूब प्लस 9m प्लस 1, ये समीकरण हमारा क्या होगा 2। तो इसी प्रकार से जब बच्चों r बराबर कितना ले लीजिएगा 2 लीजिएगा, तो जब बच्चों r बराबर 2 लीजिएगा ना तो 2 पर रखकर बच्चों जब काम करिएगा तो आपको आएगा a क्यूब बराबर, फिर वो बच्चों आएगा 9m प्लस क्या आएगा 8 आएगा, जब क्रिया करिएगा तो जब उसको क्रिया करिएगा r बराबर 2 से तो वो 9m प्लस 8 आएगा। तो इस प्रकार से सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, यही बच्चों हमारी जो। तो हम लोग ये जो घन की जो भी बात आया ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब सिद्ध करने के लिए कहा गया, इसमें बच्चों है कुछ नहीं, वो ओनली रखना है ए आर बी बराबर मान लो, बी जब बच्चों मालूम हो गया तो आर का जो वैल्यू होगा वो जैसे छोटा सा होगा, लेकिन कहां तक छोटा, मात्र 0 तक, यानी 0 से लेकर आपको बी का जो वैल्यू होगा ना उसके 0 से वो बी के वैल्यू के बीच वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी के सभी संख्या बच्चों वो हमारा आर का वैल्यू होगा, और इस ढंग से आर की जगह पर मान को बच्चों वनली रख करके जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा 1.1 का जितने भी प्रश्न थे बीटीबीसी का वो सारे प्रश्नों को बच्चों सोल्व कर दिया गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में बच्चों देखते हैं। ये पहला प्रश्न जो है बच्चों, ये 5 को है, तो ये सभी को अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कहा है। तो बच्चों अभाज्य गुणनखंड हमारा है क्या, अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं बच्चों, जब किसी भी संख्या को जो है ना अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना, जैसे 8 है तो 8 का बच्चा अभाज्य गुणनखंड, जिसमें 8 को लिख सकते हैं 1 गुने 8 भी, 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 4 भी, बच्चों 8 का लिख सकते हैं 2 गुने 2। तो ये अभाज्य गुणनखंड, यानी प्रत्येक खंड जो होनी चाहिए, प्रत्येक जो टुकड़ा होनी चाहिए वो वह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो ये बच्चों हमारा सब अभाज्य संख्या है, लेकिन इसमें 2 गुने 4 बच्चा अभाज्य संख्या नहीं है, 1 गुने 8 तो 8 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए बच्चों ये हमारा जो है ना अभाज्य गुणनखंड नहीं कहलाएगा, यह भी बच्चों अभाज्य गुणनखंड नहीं कहलाएगा, लेकिन ये जो है ना बच्चों ये हमारा अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को
जब अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में जब लिखा जाता है तो वह मान अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो और अभाज्य संख्या तो बच्चों जानते ही हैं, एक से बड़े वह प्राकृत संख्या जो एक और खुद से केवल विभाज्य हो और किसी दूसरा से विभाज्य ना हो, वैसी संख्या को बच्चों हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, तब 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया बच्चों, 17 हो गया, 19 हो गया। ये सब के सब जो है बच्चों हमारी अभाज्य संख्या है। तो जब बच्चों अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे ना तो हम लोग अभाज्य संख्याओं से हम लोग भाग देंगे, ये नहीं कि भाज्य संख्या से भाग देंगे। 2 से अगर कटा तो ठीक है, नहीं कटा तो 3 से सोचेंगे, 3 से नहीं कटा तो 5 से सोचेंगे, 5 से नहीं कटा तो 7 से सोचेंगे, बीच में 8 आया, 9 आया, 10 आया, इससे हमें मतलब नहीं होगी। 11 से सोचेंगे, फिर 12 से नहीं बच्चों सोचेंगे, फिर 13 से सोचेंगे, 13 से नहीं कटा तो 14 से सोचना नहीं है, 15 से सोचना नहीं है, 16 से सोचना नहीं है, यानी 17 से सोचना है। कहने का मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालने में सोचना है तो किससे सोचना है? मात्र अभाज्य संख्या से बच्चों सोचना है कि वो ये सब अभाज्य संख्याओं से विभाज्य होता है कि नहीं। तो बच्चों 2 और 5 का विभाज्यता करें, 2 से कटेगा कि नहीं? अंतिम जो अंक है संख्या का, जो अंतिम जो अंक है, अगर अंतिम अंक यानी 3 4 5 6, इसका अंतिम अंक 6 है तो 6 बच्चों 2 से कट रहा है हमारा, द्वितीय 6, इसलिए पूरी संख्या हमारा 2 से कट जाएगी। 2 से विभाज्यता का नियम बच्चों यही है। हमारा 5 से भी विभाज्यता का नियम वही है। अंतिम अंक में अगर 5 से भाग दो और यदि वो संख्या 5 से कट गया तो वो संख्या 5 से बच्चों कट जाएगी। यानी 2 से भी अंतिम अंक में 2 से भाग दो, अगर वो 2 से कट गया तो वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 5 से भी बच्चों 3 4 5 6 0 है, तो अंतिम अंक 0 है। 0 में बच्चों 0 में 5 से बच्चों भाग दिया तो ये 0 मतलब लग जाता है, यानी 5 से पूरा पूरा बच्चों कट गया, यानी अंतिम अंक जब 5 से कट गया इसलिए ये पूरी संख्या भी बच्चों हमारी 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो 2 और 5 से कटेगा या ना कटेगा, इसके लिए बच्चों मात्र जो है अंतिम अंक से मतलब है। अंतिम अंक यदि 2 से कट गया तो वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अंतिम अंक 5 से कट गया तो बच्चों वो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। अगर 3 से विभाज्य होंगे कि नहीं, 3 से कटेंगे कि नहीं, तो इसके लिए बच्चों 3 से विभाज्य होगा कि नहीं, अंकों का योग, अंकों का योग, यानी बच्चों अंकों को जोड़ा जाता है और अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो गया, अंकों का योग 3 से कट गया तो वो बच्चों पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएंगे। यानी 3 से कटेगा कि नहीं, इसके लिए अंकों को हम लोग जोड़ेंगे। जैसे ये 3 से कटेगा कि नहीं, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 3 18, 18, फिर 18 के भी अंकों को जोड़ दो तो 18 का अंकों का जो कितना 8 है 9, 9 3 से कटता है तो कटता है, इसलिए संख्या भी बच्चों 3 से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यानी हमारा 2 और 3 और 5 का विभाज्यता का नियम इतनी जरूरी है ना कि 10th क्लास जो है ना बच्चों 95% हिसाब में हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने से मतलब बच्चों रहता है। अगर वह उसका अभाज्य गुणनखंड हमारा निकल गया, अभाज्य गुणनखंड बच्चों यदि हो गया तो उसे जो है आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने में वो विभाज्यता का नियम बहुत जरूरी है। तो इस चीज को बच्चों ध्यान देंगे। तो यहां पर हमारा 140 का बच्चों कह रहा है पहला 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो इसके लिए बच्चों अब 140 का तो दूसरी, अब अंतिम अंक बच्चों 0 है तो 0 तो केरो से कटता है, 0 में कोई भी संख्या से भाग दो तो वो कटेगा ही कटेगा। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने में बच्चों पहले हम लोग 2 से ही लगाते हैं, तब 2 से तो ये कटेगा ना, तब 2 से लगाएंगे, तब 2 7 14, ये 0, फिर बच्चों 2 से 35 दूनी 70। अब 2 से बच्चों नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम अंक 5 आ गया, तो 3 से सोचते हैं, तो 3 से के लिए क्या होगा, अंकों को जोड़ेंगे, तो 5 और 3 8, 3 से कटता है नहीं कटता है, इसलिए 3 से नहीं कटेंगे। तो फिर 5 से सोचेंगे, 5 से बच्चों क्या है, अंतिम अंक 0 या 5 आ गया ना तो वो 5 से कट जाएगा, तब 5 है, तब 5 7 35। तो यही जो हमारा वैल्यू आया बच्चों 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब इसी को बच्चों पावर के रूप में कोई देते हैं, 2 का पावर 2 5 गुने 7, यानी कोई संख्या जितनी बार रिपीट, एक से अधिक बार रिपीट हुआ तब 2 बार उतना बार बच्चों पावर दे दिया जाता है। तो 2 बार आया तो 2 का पावर 2, 5 एक बार आया तो 1 लिखने की बच्चों कोई जरूरी नहीं होता है क्योंकि 1 खुद जो है ना बच्चों वो छिपा हुआ रहता है। इसलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7 बच्चों ये हमारी है। फिर इसी प्रकार से बच्चों हमारा 156 है, तब 156 का बच्चों अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। तो फिर बच्चों देखते हैं कि अंतिम अंक हमारा 6 है, तो बच्चों 6 2 से कटता है कि नहीं, द्वितीय 6, यानी जब ये अंतिम अंक मात्र कट गया ना तो ये पूरी संख्या भी बच्चों जो है ना वो 2 से विभाज्य हो जाएगी।
तो दूसरा ते 14, एक बकाया, 2 8 16, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 2 नमा 18, फिर बच्चों 3 से 3 तिया 39, 3 से भाग दिया 3 तिया 39 आ गया। तो फिर बच्चों अब यहाँ पर 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 बच्चों आ गया। अब यहाँ पर हमारा एक ही संख्या 2 बच्चों हमारा क्या आ गया, तो 2 का पावर 2 गुने 3 गुने बच्चों कितना 13, तो इसलिए 156 बराबर 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13 आ गया। ये जो हमारी जो बच्चों वैल्यू आया ना, यही हमारी मान बनेगी। तो जब कभी किसी भी संख्या का जब बच्चों अभाज्य गुणनखंड जब निकालने की बारी आता है ना, अभाज्य गुणनखंड की बात होती है ना, तो बच्चों इस प्रकार से हमारा लिखा जाता है। ये प्रत्येक खंड प्रत्येक टुकड़ा जो है बच्चों ये कैसी है, एक अभाज्य संख्या है। तो कहीं पर भी जब अभाज्य गुणनखंड निकालने की बात बच्चों जब आएगा तो इस ढंग से हम लोग काम करेंगे। जिससे भी इसी का बच्चों हमारा तीसरा है, तीसरा बच्चों 3825 है। अब 3825 का निकालने के लिए कहता है बच्चों, तभी 3825 बच्चों ये 2 से विभाज्य होंगे नहीं। क्यों नहीं 2 से विभाज्य होंगे, क्योंकि इकाई अंक 2 से नहीं करता है। इकाई अंक 5 है, 5 2 से करता है नहीं करता है, तो 2 से नहीं सोचेंगे, 3 से सोचेंगे। अब 5 3 से क्या है, अंकों को जोड़, 5 और 2 7, 8 और 7 15, 15 3 18, 18 के भी अंकों को जोड़ दो, 8 1 9, 9 करता है 3 से। हाँ तब बच्चों इसमें हम लोग कैसे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, एक मर्तबे लगेगा, फिर 3 दूनी 6 बच्चों 2, फिर 3 7 21 और फिर 3 5 15, फिर बच्चों फिर 3 से 7 5 12 2 14 1 15, 15 के अंकों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो 3 से बच्चों कर दिया, 3 4 12 25 दिया 75। फिर बच्चों 3 से सोचते हैं, 5 और 2 7 और 4 11, 11 के भी अंकों को जोड़ दिया तो बच्चों 2 आ गया, तो 2 3 से कटता है नहीं करता है, इसलिए 3 से बच्चों नहीं करेंगे। तो फिर कैसे सोचेंगे, 5 से, 4 से नहीं सोचेंगे क्योंकि 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, तो 5 से बच्चों जब हम लोग लगाएंगे तो इकाई अंक 5 है तो ये 5 से कट जाएंगे, तो बच्चों 5 5 की 40 आप 25, फिर बच्चों 5 से 17 25 85, तो 38 2 5 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इसी को पावर के रूप में लिख दो, 3 स्क्वायर गुने 5 स्क्वायर गुने 17। यही जो बच्चों हमारा जो आ गया ना, यही हमारी वैल्यू। तो जब कहीं पर जब बच्चों अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कहा गया, तो देखिए प्रत्येक खंड जो है ये एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, क्योंकि प्रत्येक टुकड़ा प्रत्येक खंड जो हमारी होनी चाहिए वह एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। वहीं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल जो होते हैं ना बच्चों, वो हमारा जो है अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। फिर बच्चों ये 5005 है, इसी ढंग से बच्चों काम करेंगे। 7429 है बच्चों, इसी ढंग से फिर बच्चों पुनः काम करेंगे। अभाज्य गुणनखंड मात्र निकालना है, और विशेष बच्चों कुछ नहीं सोचना है। 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं कटा तो 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं कटा तो 5 से लगाएंगे, 2 3 5 का तो नियम जानते हैं ना। फिर अगर 7 से आया, 7 का नियम नहीं जानते हैं तो 7 से भागा देंगे, कट गया तो ठीक है। फिर 11 से लगाएंगे, 11 से विभाज्यता का नियम जो बच्चों जानते हैं, एक सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग 0 या 11 का गुणज हो तो वो पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएंगे। तो वही यहां है 11 से विभाज्यता का नियम, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य होने वाली संख्या हो, तो वो पूरी संख्या जो है ना बच्चों, वो 11 से हमारा विभाज्य हो जाएगा। फिर अगर नहीं जानते हैं तो 11 से भाग देंगे, 11 से नहीं कटा 13 से भाग देंगे, 17 से भाग देंगे, 19 से भाग देंगे, यानी भाग जब तक देंगे, जब भाग कौन संख्या से देंगे, अभाज्य संख्या से ही देंगे, और देते जाएंगे और देखेंगे कि 13 से भी कट गया, उसे फिर लिख देना है बच्चों। तो इस चीज को बच्चों हर हालत में ध्यान देने की आप कोशिश करें कि अभाज्य गुणनखंड निकालने में बच्चों इस ढंग से काम होती है, और प्रश्न को बनाने की भर प्रयास कोशिश करें। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। फिर कह रहा है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है दूसरा प्रश्न में कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वे अपने HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होते हैं। बोले तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बच्चों HCF और LCM ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बच्चों HCF और LCM ज्ञात करें कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमारा HCF और LCM कितना आएंगे। तो बच्चों इस चीज को पता लगाने के लिए हमारा सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM पता लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल, तो बच्चों हमारा दूसरा का पहला में 26 और 91 है। तो पहली संख्या बच्चों हमारा 26 है, दूसरी संख्या बच्चों हमारा 91 है। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों बच्चों जो है ना हमारा संख्या मालूम हो गया। तो अब क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो बच्चों 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 गुने 13। फिर बच्चों 91 का अभाज्य गुणनखंड होगा 7 गुने 13। तो अभाज्य गुणनखंड तो निकाल दिया। देखिए प्रत्येक खंड जो है एक अभाज्य संख्या है,
अब HCF निकालना है। HCF कौन होता है बच्चों? ये सभी में जो वैलिड होता है ना, सभी में जो शामिल होता है ना, और वो सभी में वो वैलिड संख्याओं के गुणनफल को बच्चों हम लोग HCF कहते हैं। तो यहाँ पर सभी में बच्चों कौन मालूम हो गया? 13। तब बच्चों HCF बराबर हमारा 13 हो गया। फिर बच्चों LCM की बात हमारा आया। LCM के लिए बच्चों क्या करते हैं? तो पहला में टोटल को बच्चों लिख देते हैं 2 गुने 13। पहला में से बच्चों किसको लिखते हैं? ये पूरे वैल्यू को जो है ना बच्चों, ये पूरे वैल्यू को पहला में से टोटल वैल्यू को, टोटल मान को बच्चों लिख दिया जाता है। तो पहला में टोटल वैल्यू क्या है? 2 गुने 13, तो 2 गुने 13 लिख दिया। अब दूसरा में से बच्चों उस वैल्यू को लिखेंगे जो कि ना लिखाया है। तो 7 है, 7 नहीं लिखाया है। 13 है तो 13 तो बच्चों लिखा ले है ना, तो फिर रिपीट नहीं लिखना है। अगर दो बोला एरो में एगो तो दोनों में से कोई एक ही लिखेगा, तो पहले में से तो लिखा ही गया, इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब बच्चों दोनों को हम लोग आपस में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तब अब यहाँ पर 13 दूनी 26, 26 गुने 7, 6 7 42 और 7 दूनी 14 और 4 बच्चों कितना? 18, 182 आ गया। तो हमारा HCF भी मालूम हो गया और बच्चों LCM भी मालूम हो गया। तो जब HCF और LCM मालूम हो गया तो बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है क्या चीज? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो बच्चों LHS में हमारा क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल। कहने का मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो बच्चों हमारा पहली संख्या कितना है? 26 और दूसरी संख्या बच्चों कितना है? 91। तो इसलिए 26 और 91 को आपस में बच्चों हम लोग गुना कर देंगे। 91 गुने 26, 6 9 6 14। फिर बच्चों 2 9 दूनी 18, 6 4 2 6 8 5 13 और 1 का 1 बच्चों 2, 2366। यानी LHS में वैल्यू बच्चों 2300 हमारा कितना आ गया? 66 आ गया। अब RHS में बच्चों हम लोग चलते हैं। तो RHS में हमारा क्या कह रहा है? HCF गुने LCM। तो बच्चों HCF का मान कितना आया? 13 और LCM का मान कितना आया? 182। तब 13 और 182 के बच्चों आपस में हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 182 में 13 से गुना करेंगे। 3 दूनी 6, 18 दिया 54, 2 हो गया और बच्चों कितना हो गया? 18 हो गया। यानी 182, 6 4 2 6 8 और 5 13, 1 और 1 2 आ गया बच्चों 2366। यहाँ पर देखिए LHS में भी बच्चों 2366 आया, RHS में भी बच्चों 2366 आया। तो इसीलिए LHS बराबर RHS, यानी दो संख्याओं का जो हमारा गुणनफल होता है, दो संख्याओं का बच्चों जो हमारा गुणनफल होता है वह गुणनफल वे अपने HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होते हैं। यानी दो संख्याओं का गुणनफल अपने HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, समान होता है। यहां पर देखिए इस प्रकार से बच्चों आगे तो हमारा अभाज्य गुणनखंड निकालें और अभाज्य गुणनखंड निकालकर बच्चों मसा निकाल दें और इस ढंग से बच्चों रखकर जो है ना गुना करें। देखिएगा कि वो दोनों संख्याओं का गुणनफल वे अपने HCF और LCM के गुणनफल के बच्चों बराबर आएंगे, समान। इसमें फिर पुनः वही बात, ये 510 और 92 है। अभाज्य गुणनखंड विधि से फिर पुनः हम लोग HCF और LCM बच्चों निकालते हैं। यहाँ पर हमारी पहली संख्या बच्चों हमारा कितना आ गया? 510। फिर बच्चों हमारा दूसरी संख्या बच्चों हमारा कितना आ गया? 292। तो दो संख्या बच्चों मालूम हो गया, एक पहली संख्या हमारा आ गया और एक बच्चों हमारा दूसरी संख्या मालूम हो गया। तो जब ये दोनों के दोनों बच्चों जो है ना, जब हमारी संख्या मालूम हो गया तो अब सिद्ध करने के लिए HCF और LCM चाहिए। तो फिर वही बात, ये 510 का बच्चों अभाज्य गुणनखंड 510 के लिए 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। फिर आपको 3 से सोचते हैं, 5 5 10 और 2 12, 12 3 से कट जाता है 312, 3 से बच्चों लगाएंगे, 3 8 24, 3 पचे 15। फिर बच्चों 5 से लगाएंगे, 17 पचे 50। तो हमारा आ गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। फिर बच्चों हमारा है 92, तो 92 का भाग गुणनखंड। फिर इसी प्रकार से 46 दूनी 92, 3 दूनी 46, तो बच्चों 2 गुने 2 गुने 23। तो बच्चों हम लोग ने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब अभाज्य गुणनखंड जब निकल गया तो बच्चों HCF कहता है, HCF होता क्या है? जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है। यहाँ पर दोनों में बच्चों उभयनिष्ठ कौन है? 2 और कोई है नहीं है, तो इसलिए इसका HCF बच्चों हमारा क्या आ गया? 2 आ गया। फिर बच्चों LCM की बात आया, तो LCM हमारा क्या होगा? तो बच्चों LCM के लिए पहला में से टोटल को बच्चों उतार दीजिए, पहला में से टोटल को उतार दीजिए, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। पहला में से बच्चों टोटल वैल्यू को हम लोग ने उतारा है। अब दूसरा में से बच्चों वैसे को उतारेंगे जो कि हमारा नहीं लिखा है। तो दूसरा में 2 बच्चों के वो है, 2 है, तो 2 में बच्चों ए वो लिखा है और ए वो नहीं लिखाया है, तो ए वो का बच्चों यहाँ लिख दिया।
23 बच्चों आ गया। तो 23 अब देखो यहां पर बच्चों हमारा जो है लिखाया है, नहीं लिखाया है, तो बच्चों यहां पर 23 को बच्चों हम लोग ने लिख दिया। अब ये सभी को जो बच्चों है ना आपस में गुना कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 बचे 30, 17 तिया 51 यानी 510 और 23 गुने 2 तो 3 दूनी 46। अब बच्चों इतना से हम लोग गुना कर देंगे। 0 6 6 बचे 30, 0 4 4 बचे 0 6 4 3 2 गुना करके आ गया 2 3 4 6 6। एलसीएम बच्चों हमारा इतना आ गया वैल्यू। अब हमारा जो है एचसीएफ भी मालूम हो गया, एलसीएम भी मालूम हो गया। अब सीध करने के लिए खाली जरूरत है, काहे दोनों संख्या भी मालूम हो गया, एचसीएफ और एलसीएम भी बच्चों मालूम हो गया। अब यहां पर सीधे एलएचएस पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो बच्चों हमारा पहली संख्या कितना आ गया, तो बच्चों हमारा 510 आ गया। दूसरी संख्या बच्चों हमारा 92 आ गया। तब ये 510 और 92 को बच्चों गुना करेंगे। 0 2 5 दूनी 10, 0 9 9 5 45, 0 2 9 5 1 6 4 आ गया। तो बच्चों 46 92 0 आ गया। एलएचएस का वैल्यू 96 92 0 आ गया। फिर बच्चों हमारा आरएचएस, तो आरएचएस में बच्चों हमारा है एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी ये दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ना वे अपने एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो बच्चों एचसीएफ का मान बच्चों हमारा 2 और एलसीएम का बच्चों मान 23 460। बच्चों गुना 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9 और 3 दूनी 46 920 आ गया। यह भी बच्चों 46 920 है, यह भी बच्चों हमारा 46 920 है। तो इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस, यही बच्चों। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, तो इसको आप लोग वो बना कर देखिएगा। ये एच डब्ल्यू में रहा, ये आप लोगों का एच डब्ल्यू रहा। एच डब्ल्यू में यदि नहीं बनेगा तो आप हमसे शेयर करिएगा अपनी बातों को, फिर बच्चों इसको हम सोल्व करवाएंगे। ये आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए ये एच डब्ल्यू है, इसी के आधार पर बच्चों ये नेक्स्ट प्रश्न को बनाकर आप लोग देखिए। बच्चों इस प्रश्न में फिर हम लोग पुनः चलते हैं। इसको कहता है ना आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ चुका था 2 संख्याओं वाला। यहां पर बच्चों हमारा मुलाकात हो गया 3 संख्या वाला। बच्चों और मुलाकात हो जाएंगे 4 संख्या वाला। तो बच्चों उससे हड़बड़ाना नहीं है, कितनों भी संख्या वाला रहे, किसी भी प्रकार की प्रश्न हो, यदि आपको मासा और लसा निकालने के लिए बच्चों कह रहा है और वह भी आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो जब बच्चों आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब मसा और लसा निकालने के लिए जब बच्चों कहा जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस संख्या का आभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में पहले लिखते हैं। आभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में बच्चों हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गया 12 15 21, तो बच्चों 12 का 2 गुने 2 गुने 3, 15 का बच्चों 3 गुने 5, 21 का बच्चों 3 गुने 7। ये बच्चों सभी का जो है ना हम लोग ने आभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। और आभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद इस ढंग के बच्चे हमारे प्रश्न है। अब ये सभी में हमारा उभयनिष्ठ कौन है, सभी में हमारा शामिल कौन है, तो सब में बच्चों हमारा शामिल कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। और कोई मौजूद है नहीं। अभी यही सब बच्चों वाली मौजूद है, यही सब बच्चों सब के सब हमारा शामिल है। तो ये जब सब के सब शामिल है तो इसीलिए HCF बराबर बच्चों 3 आ गया। अगर ये सब में मौजूद रहता 2 और सभी में रहता तो वो दोनों को गुना करके बच्चों लिख देते। नहीं कुछ मौजूद रहता, नहीं कुछ शामिल होता, तो उस कंडीशन में बच्चों उसका मसा 1 होता है। अब बच्चों एलसीएम की बात हमारा आ गया। तो एलसीएम के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, तो एलसीएम के लिए बच्चों पहला में से जो है ना टोटल मान को बच्चों हम लोग लिख देते हैं। तो पहला में टोटल मान बच्चों हमारा कितना है, 2 गुने 2 गुने 3 है। फिर बच्चों 2 गुने 2 गुने 3 आ गया। फिर बच्चों अब दूसरा में अब हम लोग देखते हैं, तो दूसरा में बच्चों हमारा 3 और 5 है। तो बच्चों 3 हमारा वो तो मिल रहा है, लेकिन ये बच्चों नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग किसको लिख दिया, 5 को लिख दिया। 5 नहीं मिला था तो यहाँ पर बच्चों हम लोग ने 5 को लिख दिया। अब फिर बच्चों अब इसमें आया तो देखा 3 एगो है, तो एगो 3 तो लिखा ले है। 7 एगो है तो बच्चों 7 नहीं लिखा ले है, तब गुना में बच्चों क्या कर दिया, 7 कर दिया। अब यही सभी को जो बच्चों है ना आपस में गुना कर देंगे। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 60 गुने 7 तो 420। यानी एलसीएम जो बच्चों हमारा आ गया ना वो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 420 आ गया। HCF बराबर 3 और LCM बराबर 420। तो कहीं पर भी बच्चों जब अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए कहता है तो इस ढंग से बच्चों बनाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा कह रहा है 17 23 29।
तो बच्चों 17 का निकाला। अब हमारा इसकी अभाज्य गुणनखंड नहीं निकल रही है, तो इसको बच्चों 1 गुने 17 लिख दिया गया। 1 को ना तो भाज्य माना गया है ना अभाज्य माना गया है। जब नहीं लिखा है ना तो उसको 1 गुने खुद को बच्चों लिख सकते हैं। 23 बच्चों, 23 खुद अभाज्य संख्या है तो 1 गुने 23 हो जाएगा। फिर बच्चों 29, तो 1 गुने बच्चों कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 17 1 गुने 17, 23 1 गुने 23, 29 बच्चों 1 गुने 29 आ गया। अब मासा निकालने के लिए कहता है, तो ये सभी में बच्चों हमारा शामिल कौन हो गया, तो 1 हो गया, तो इसलिए HCF बराबर बच्चों हमारा 1 हो गया। फिर बच्चों LCM की बारी आया। LCM के लिए पहला में टोटल को बच्चों हम लोग ने लिख दिया, दूसरा में वैसे को लिखा जो कि नहीं लिखा है, तीसरा में वैसे को लिखा जो कि नहीं लिखा है। अब ये सभी टोटल को बच्चों आपस में गुना कर देंगे, गुना करके जो वैल्यू आएगा ना वही गुणनफल को जो बच्चों यहाँ पर हम लोग को लिख देना है। तो गुना करे आ जाएगा ना, तो बच्चों देखिएगा गुना करने के लिए भी एक चीज देखिए बता रहे हैं आपको, जिसमें 23 गुने बच्चों यदि हमारा अगर यदि 23 गुने हमारा 29 करना है, चाहे 17 गुने 23 करना है, तो 17 गुने 23 बच्चों करना है, तो 17 गुने 23। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों, देखिएगा यहाँ पर 17 तिया 51, 17 दूनी 24, 1 5 9 3 आया। अब इसी को जब 17 गुने 23 आया बच्चों, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से नहीं 20 से गुना कर दो, 17 दूनी 54, कितना आ जाएगा बच्चों, 17 दूनी 54 यानी 540, और 17 तिया 51, अब ये दोनों को जोड़ दो 1 9 5। तो बच्चों यहां पर हमारी जो है ऐसे गुना करके आप देख लीजिएगा, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 1 5 9 3 391 बच्चों हमारा आ गया। अच्छा 17 गुने 23 हम लोग ने किया, तो बच्चों हमारा 391 आया। फिर 391 में बच्चों फिर हम लोग 29 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 9 9 9 81 के 1 हाथे बाकी 8 9 तिया 27 और 8 35। फिर बच्चों 2 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 बच्चों कितना 7, 9 2 1 3 8 5 13 7 3 10 11। तो बच्चों 11,300 कितना 39। तो हमारा एलसीएम जो बच्चों आ गया 11,339। तो बच्चों इस ढंग से भी बच्चों हम लोग काम कर सकते हैं, इस ढंग से भी बच्चों हम लोग बना सकते हैं। तो ये जो है बच्चों, ये नेक्स्ट प्रश्न जो तीसरा जो है ना, ये आपका HW रहा, इसको आप लोग घर पर बना कर देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। फिर सभी में जो वैनिष्ट रहेंगे वह वैनिष्ट संख्याओं का गुणनफल हमारा HCF कहलाएगा। फिर पहला में से टोटल को लिखेंगे, दूसरा में से वैसे को लिखेंगे जो कि ना लिखाया है, और तीसरा में से फिर पुनः बच्चों वैसे को लिखेंगे जो कि नहीं लिखाया है, वही सभी संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वो बच्चों हमारा HCF कहलाएंगे। तो इस ढंग से बच्चों बनाने की प्रयास कोशिश